6 अगस्त को 1945 में यूएसए की एक प्लेन आती है जिसने 8:15 पर ऊपर से एक एटॉमिक बम ड्रॉप किया। सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है डोम, जो उस टाइम की एक बिल्डिंग थी। जब एटॉमिक बम फटा तो उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई थी, इंस्टेंटली 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी विद इन 1 सेकेंड। और उसके आने वाले टाइम में लगभग ये जो स्टैट्स हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी। तो यहीं से 600 मीटर ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था, एग्जैक्ट हाइपो सेंटर बोलेंगे इसको। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई और बहनों, जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे, मैं हूं अभी हिरोशिमा में। और हिरोशिमा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, और उसी चीज़ को ही मैं यहाँ पे घूमने आया था। अभी कुछ देर पहले ही मैं ओसाका से बुलेट ट्रेन लेके यहाँ पे पहुंचा था हिरोशिमा में। पीछे जो आप देख रहे हो ये है हिरोशिमा का शिनकानसेन रेलवे स्टेशन, यानी हिरोशिमा का जो बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन है यहीं पे जो हिरोशिमा की फास्ट ट्रेन है, स्लो ट्रेन है, वो सब कुछ यहीं पे आती हैं। और यहीं से ही आपको बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आप जो 1945 में 6 अगस्त को यूएसए ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक कांड किया था, जब यूएसए ने लिटिल बॉय करके एक एटॉमिक बम को यहाँ पे गिरा दिया था, जिसके कारण 70,000 लोगों की इंस्टेंटली डेथ हो गई थी और लगभग 1.5 लाख लोगों की 1945 में अक्टूबर तक। मतलब यूँ मान लीजिए, हिरोशिमा वाज द फर्स्ट सिटी विच वाज एवर बीन न्यूक्ड। दुनिया का सबसे पहला जो बम था जो किसी शहर के ऊपर गिरा था वो हिरोशिमा में ही था। नागासाकी वाज सेकंड एंड हिरोशिमा वाज फर्स्ट। और आज मैं उसी को घूमने जाने वाला हूँ। तो अभी मेरे को यहाँ पे पहले बस टिकट लेनी पड़ेगी, बस या ट्रेन। तो मैं दोनों की इन्फॉर्मेशन लेने यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, सामने आपको एक जगह दिखेगी, ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर और बस सेंटर। हेलो, आई वांट टू गो टू द डोम एंड इज देयर एनी लाइक ट्रैम? आई वांट टू टेक द ट्रैम. Yes, tram station is on the other side of the station. So please go to. So I can go like from downstairs. I can go that side. Now you need to go upstairs. Like no cards? Credit card, you mean? Yeah. No, it doesn't work. This is enough, yeah. Yeah. Okay. Arigato. You're from here? From Japan? Yes. Okay. Arigato. तो भाई ट्रैम लेने के लिए ना उस साइड से जाना पड़ेगा मुझे। ये वाला आई थिंक दूसरा है, ईस्ट या वेस्ट। ये भाई मैं आ गया हूँ नीचे, जहाँ से आप ट्रैम पकड़ सकते हो फॉर होचोबाडी, खामियाचो, फुकुरोमाची चुदन में, गेनबाकू डोम में, एटॉमिक बॉम्ब डोम एंड। तो यही वाली मुझे पकड़नी पड़ेगी। आई थिंक ये पीछे लाइन लगी हुई है, उसमें पीछे मुझे जाना पड़ेगा। सुमिमासे, खामियाचो नीची नो? ओके, अरिगातो गोजाइमासु। आई थिंक, अरे हाँ, मुझे समझ ही जाना चाहिए था भाई, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट खड़े होंगे वहीं पे जा रहे होंगे। और हिरोशिमा में शायद मेरे हिसाब से कुछ है नहीं देखने को। ये देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट मुझे जाना है। 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे मेरे लग रहे हैं 240 येन, जो अपने ऑलमोस्ट 130 से 140 रुपये के आसपास ये टिकट पड़ेगी मुझे वहाँ तक जाने के लिए। और ये 1 वे है। या तो मेरे पास कार्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैश भी चल जाएगा, जो कैश है मेरे पास। अरे हाँ, ये वाली जाएगी। This? Pay after when you get off. When you get off. I can pay by card also? Credit card? Credit card I can pay? Card. Card, yes, Okay, yes. thank you. I got that. はい、どうぞ。
ये आ गया हूँ भाई। मैं जिस स्टेशन पे मुझे पहुँचना था वहाँ उतर गया हूँ। डोम के नाम से है ना एक स्टेशन ही बना रखा है, और इसी एरिया में है ना आपको सारे उस टाइम के वर्ल्ड वॉर 2 के और जब हिरोशिमा के ऊपर जो अटैक हुए थे उस टाइम की सारी बिल्डिंग्स और वो सब मिल जाएंगी। स्टेशन का नाम है गेनबाकू डोम माय एटॉमिक बॉम्ब डोम। आई थिंक इसी को डेडिकेट करके ये बना रखा है। तो भाई सामने जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1915 के अराउंड, और यही है यहाँ का एपिसेंटर। तो अगर ढंग से देखा जाए ना, 6 अगस्त को 1945 में यूएसए की एक प्लेन आती है जिसने 8:15 पर ऊपर से एक एटॉमिक बम ड्रॉप किया, और जैसे ही बम ऑलमोस्ट ग्राउंड के पास पहुंचने वाला था, ग्राउंड से 600 मीटर ऊपर बम था वो ब्लास्ट हो जाता है। पहले मुझे लगा था कि जो बम है वो एकदम नीचे ग्राउंड पे आके फटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड से 600 मीटर ऊपर आके वो फट जाता है। यहाँ से 160 मीटर दूर वहाँ का हाइपो सेंटर है, मतलब कि एकदम जैसे मान लो यहाँ पे गिरा है ना, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हाइपो सेंटर। वो यहाँ से पड़ती है 160 मीटर जगह। अभी मैं उसकी तरफ ही जाने वाला हूँ। लेकिन सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है डोम, जो उस टाइम की एक बिल्डिंग थी जब एटॉमिक बॉम्ब फटा, तो उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई थी। ऑनलाइन सारी फोटोज हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्चुअली में पहले ये जो जगह है वो कैसी थी और बॉम्ब गिरने के बाद इस जगह की हालत कैसी हो गई थी। ये देखिए भाई, अभी इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर लगा दिए हैं ताकि आने वाली जनरेशन को भी याद रहेगी भाई 1945 में यहाँ पे हुआ क्या था। यूएसए ने सबसे पहला जो बॉम्ब गिराया था वो हिरोशिमा में गिरा था, जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता दिया है। उस बॉम्ब का नाम रखा था उन्होंने लिटिल बॉय, और लिटिल बॉय यहाँ पे गिरा था सुबह 8:15 पर। और जैसे ही यहाँ पे 600 मीटर ऊपर जब वो बॉम्ब फटा था ना, मतलब कि ऐसा बोलते हैं इंस्टेंटली 70,000 लोगों की डेथ हो गई थी विद इन 1 सेकेंड। और उसके आने वाले टाइम में लगभग ये जो स्टैट्स हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी। सिर्फ ये हिरोशिमा की बात है भाई, नागासाकी अलग रह गया। नागासाकी में आई थिंक 3 दिन बाद बॉम्ब गिरा था। 6 और 8 है या 6 और 9 है, यहाँ का कंफर्म है 6 अगस्त 1945। नागासाकी वाला मैं श्योर नहीं हूँ, इधर वो 8 है या 9 है। तो अंदर आप देखोगे ना, इनके ना भाई वो आयरन रोड लगा रखी हैं ताकि ये हमेशा स्ट्रक्चर ऐसा कैसा बना रहे। पर आप सोच के देखिए यार, कितनी अच्छी इंजीनियरिंग थी उस टाइम भी कि भाई एटॉमिक बॉम्ब से जो एपिसेंटर था उसका वो 160 मीटर दूर है यहाँ पे, और फिर भी इस बिल्डिंग को पूरा वाइप आउट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो आसपास जितनी भी बिल्डिंग थी ना, सब खत्म हो गई थी, लेकिन ये फिर भी बच गया। इसका जो डिज़ाइन था ना, वो एक चेक रिपब्लिक के कोई आर्किटेक्ट थे, उन्होंने किया था। बाय 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 बाय। अब आप लोगों को याद ही होगा कि इससे पहले वाली मेरी ट्रिप कहाँ गई थी। मैं अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूम रहा था। स्टिलवेल रोड याद है आपको? तो स्टिलवेल रोड उस टाइम पर जापानीज के ऊपर अटैक करने के लिए बनाया गया था, ताकि जो चाइना की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा था अमेरिकन को, ताकि वो जापानीज को चाइना से निकाल सके, उसी के पक्ष में बनाया था। और स्टिलवेल रोड वाली वीडियो के बाद डायरेक्टली मैं जापान पहुँच जाता हूँ। तो जो उस टाइम पर मैंने वो जगह कवर की थी, फिर चाहे वो सिमेट्रीज हों या फिर वो रोड हो, वो सारा का सारा भाई उसका कनेक्शन इसके साथ है। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये डोम। और अपने जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, देखो इस न्यूक्लियर वाले में तो अपना इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, और लकीली मैं खुश हूँ कि यार इसके अंदर अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वरना कुछ भी हो ये गलत तो था ही ना यार। गलत है भाई न्यूक्लियर। अभी भी रिसेंटली अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलमोस्ट न्यूक्लियर टेंशन, जिस हिसाब से मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशन चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, अब इस बात को कन्फर्म कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान का जो सरगोदा एयरबेस है उसके पास ही उनके कुछ एटॉमिक चीज़ें रखी हुई थी, उनके जो कोई पहाड़ी के अंदर। तो ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर तक चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं भाई। उस टाइम जोश जास में मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया होगा, किसी ने भी कुछ बोल दिया होगा, लेकिन भाई जिनके ऊपर बीतती है ना, न्यूक्लियर एक होलोकॉस्ट जैसा ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज जो मर गए, आने वाली जनरेशन के ऊपर भी भाई इसके बहुत इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बाद में पहले तो ब्लास्ट होता है, उसके बाद भाई आती हैं रेडिएशन, वो और ज़्यादा लोगों को मारती हैं, क्योंकि रेडिएशन आप देख नहीं सकते। ब्लास्ट में तो आप फील कर लोगे, ब्लास्ट में आप क्या नाम है चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन जो रेडिएशन इफेक्ट करती है कैंसर वैंसर पे। एक 12 साल का लड़का था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, आप ये फ़ोटो देख लेना। इसको है ना ल्यूकेमिया हो गया था, आई थिंक ल्यूकेमिया बोले तो ब्लड कैंसर, जिसकी 12 साल में डेथ हो गई थी। और उसके ब्लड कैंसर होने के पीछे पूरा का पूरा रेडिएशन का हाथ था, जो इस एटॉमिक बम के ब्लास्ट होने के बाद पूरे इस एरिया में फैल गई थी। तो अगर मान लो कोई भी बंदा, इवन मैं भी अगर मान लो कोई जोश में आकर बोलता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन ये हो जाए वो हो जाए, तो नहीं भाई, जितना हो सके न्यूक्लियर से बैक ऑफ ही करो, क्योंकि अगर मान लो किसी एक ने स्टार्ट कर दिया तो दूसरे की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि भाई उसको पता है कि उसकी एग्जिस्टेंस पे बात आ गई है। अब जैसे अपनी इंडिया का एक स्टैंड है कि नो फर्स्ट यूज
यूज़ पॉलिसी कि भाई हम पहले न्यूक्लियर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया आई थिंक अपना स्टैंड यही है कि अगर पहला हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लो हम पे किसी ने यूज़ कर दिया पहला, तो जो दूसरी स्ट्राइक हम करेंगे ना उसमें वो पूरा का पूरा वाइप आउट कर देंगे। तो आप सोच के देखिए, और कुछ भी कर लो यार, इक्के दुक्के। अब इसके बारे में जितनी बात की जाए ना उतनी कम है, और मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, आप लोग भी समझदार हो तो भाई। बाकी देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ एटॉमिक डोम 1990 में इसके आसपास लोगों ने चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी थी ताकि इसको प्रिजर्व कर सके और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को दिखा सके कि भाई न्यूक्लियर से चीज़ें क्या क्या हो जाती हैं। द एक्सप्लोशन बाई सिंगल बम क्लेम द लाइफ ओवर 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। 2 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज़ एकदम एशेज में बदल गई थी, सिर्फ ये वाला डोम बचा था। ये इधर डोम बना हुआ है और यहाँ पे एक सेमेट्री है, लेकिन अभी मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जो एपी सेंटर माना जाता है, मतलब कि उस जगह के एकदम 600 मीटर से बम फटा था। तो आप लोगों ने जिनने ओपनहाइमर देखी है ना भाई, ओपनहाइमर का ही सबसे बड़ा हाथ है यहाँ पे वो करने में, लेकिन हम ओपनहाइमर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये है भाई हाइपोसेंटर, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड एक्सप्लोडेड अप्रोक्सीमेटली 600 अबव दिस स्पॉट। तो यहीं से 600 मीटर ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एग्जैक्ट हाइपोसेंटर बोलेंगे इसको। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर था आसपास वाले एरिया का लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुंच गया था। आई थिंक भाई उस टेम्परेचर पे डायमंड भी मेल्ट हो जाता है, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उस टाइम पे मेल्ट ना हो, सब कुछ एकदम तबाह हो गया होगा। एज वेल एज द ब्लास्ट, विंड एंड रेडिएशन, मोस्ट ऑफ द पीपल भाई जो लोग भी इस एरिया में रहते थे उनकी लाइफ इंस्टेंटली विद इन 1 सेकेंड खत्म हो गई थी। टाइम था 8:15, 6 अगस्त 1945। और ये जो ऊपर वो डेवास्टेशन की फ़ोटो है, ये है नवंबर 1945 की, जो ली गई थी यूएस आर्मी द्वारा। तो ये हो गया भाई हाइपोसेंटर, एग्जैक्टली यहीं पे ऊपर एकदम। खैर इस एरिया में थोड़ी बहुत तो रेडिएशन होगी अभी भी, मतलब कि ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इवन जापान की जो गवर्नमेंट है वो स्टूपिड तो नहीं है कि यहाँ पे लोगों को ऐसे ही रहने देंगे। हज़ारों चेक्स हुए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रेडिएशन तो होगी जो भाई ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना करे। लेकिन भाई जिस हिसाब से बताते हैं अपन कि यार न्यूक्लियर रेडिएशन को वाइप आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वाइप आउट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप चेरनोबिल का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी यहाँ पे ना और छोटे छोटे बहुत अलग अलग टाइप के मोन्यूमेंट्स से बने हुए हैं, जिनमें जो यूएस के कुछ प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने साइन वाइन किए हुए हैं। और आजकल भाई चैट जीपीटी के कारण है ना, एक अच्छी चीज़ क्या हो गई है, अगर मान लो किसी भी चीज़ के बारे में हिस्ट्री जाननी हो तो मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ है उसकी फोटो डाली, चैट जीपीटी को बोलता हूँ व्हाट इज़ दिस, चैट जीपीटी उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो दिखा देती है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को यूज़ करना। जो मैं आपको बता रहा था ना एक बच्चे की डेथ के बारे में जिसको ल्यूकीमिया हो गया था, ब्लड कैंसर, आई थिंक ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर ही बोलते हैं, तो उसी के बारे में सामने जो मोन्यूमेंट है ना वो है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब सदाको सासाकी उस बच्चे का नाम था, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उस बच्चे की एज थी 2 साल, लेकिन 10 साल बाद उस बच्चे ने भाई कैंसर को डेवलप कर लिया और उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उसी को डेडिकेट करके यहाँ के बाकी जो बच्चे थे उन्होंने उस टाइम की गवर्नमेंट से आग्रह किया और एक ये मोन्यूमेंट बनाया गया है। यार ये 2-3 चीज़ें हैं दुनिया में, 2-3 काफ़ी जगह हैं। जैसे एक है रवांडा में, जब आप जाओगे जो रवांडा में जेनोसाइड हुई थी उसके बारे में वहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए। फिर ये हिरोशिमा और नागासाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती हैं। फिर है ऑस्विट्स जो नाजी के डिटेंशन कैंप थे, नाजी के जो जर्मन कैंप थे वहाँ पे। और एक है नानजिंग, चाइना में जगह पड़ती है जहाँ पर जापानियों ने अत्याचार किए थे चाइनीज़ के ऊपर, वहाँ पे विजिट करना चाहिए। फिर एक जगह है, मतलब कि एक जगह वहाँ पे मेमोरियल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी उतनी हाइप नहीं मिली उस जगह को, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें पाकिस्तान ने जो बंगाल में जेनोसाइड करी थी। अकाउंट्स हैं, ऐसा माना जाता है 3 लाख से लेके 30 लाख तक लोगों की डेथ हुई है। 3 लाख तो मिनिमम है ही है, वो 30 लाख तक भी जा सकता है। कुछ लोगों का तो अनुमान है 1 करोड़ तक लोगों की डेथ हुई थी। और ये सारी की सारी एट्रोसिटीज की थी पाकिस्तान की आर्मी ने, जो बहुत आजकल लोग बोलते हैं, क्या बोलूं छोड़ो, लेकिन ये वाली जो जेनोसाइड थी ये हिस्टोरिकल बुक्स में नहीं है, ना ही इसको दुनिया
जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उन्होंने जेनोसाइड घोषित किया। मुझे पता नहीं कि उस टाइम पे क्या नैरेटिव चल रहा था, क्या नैरेटिव नहीं चल रहा था। उस टाइम अकेला इंडिया ही था आई थिंक जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया एंड सोवियत यूनियन। बाकी पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी। और आजकल बांग्लादेश मतलब कि पाकिस्तान को खुले तरीके से वैसे सपोर्ट करता है कि इंडिया के अगेंस्ट जाके। भाई लिटरली उन्होंने बंगाली मुस्लिम्स को छोड़ा, ना उन्होंने बंगाली हिंदूज़ को छोड़ा। कभी देखना यार, बहुत सारी मतलब इतनी कोई बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज तो आपको नहीं मिलेंगी। मैं तो ये कहूँगा कि अपने इंडियन गवर्नमेंट को इसको पुश करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ने एट्रोसिटीज़ क्या क्या की थी। भाई 3 लाख से लेकर 30 लाख लोगों को मारना कोई हंसी का खेल नहीं होता। और फिर पूरी दुनिया इसके ऊपर साइलेंट हो जाती है, एकदम चुप, मतलब कुछ भी नहीं। और वो लोग हमें कुछ दिन पहले पीस की बातें सिखा रहे थे। और सबसे गंदी बात भाई, जिन लोगों के ऊपर बीती है अपने बांग्लादेशी भाई बहन, उनको इस चीज़ के बारे में उतना आइडिया ही नहीं है। मतलब आप अपने ऊपर जो अत्याचार हुए उसको दरकिनार करके उस टाइप की बातें बोलोगे और कहोगे कि इंडिया हमारा एनिमी है। यार नहीं है इंडिया आपका एनिमी। बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज आए थे उनको सबसे ज़्यादा किसने लिया? इंडिया ने तो लिया था। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि हमारी तरफ प्रॉब्लम्स नहीं है, हर कंट्री में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो कहाँ आए हैं? इंडिया में तो आए थे यार। नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेफालतू की हेट सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लेके आप करोगे तो यार वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाकी भाई करो यार, उसमें नुकसान ज़्यादा उसी का है जो ज़्यादा हेट कर रहा होता है। आप लोगों को सामने एक आग जलती हुई दिख रही होगी, उधर देखो सामने। इसको बोलते हैं हाइवा नो तोमोशिबी। ये मतलब इसी पार्क का पार्ट है। और ये आग जलने कब स्टार्ट हुई थी? 1 मिनट रुकिए। सामने जो आपको ये आग जलती हुई दिख रही है ना, ये 1964 में पहली बार इस आग को जलाया गया था इन द मेमोरी ऑफ हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट। और इस आग के पीछे ये था कि दुनिया को चेताना बार बार कि भाई हिरोशिमा में ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। और दूसरा, ये आग तब तक जलती रहेगी कि जब तक पूरी दुनिया से सारे के सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एलिमिनेट ना हो जाए। चाहे वो आज से 100 साल बाद हो, चाहे आज से 50 साल बाद हो, चाहे कभी ना हो। जापान गवर्नमेंट जब तक पूरी दुनिया से लास्ट सिंगल न्यूक्लियर वॉर हेड खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये जो सामने आग जल रही है ना, ये जलती रहेगी। इस पार्क को यार बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। अगर आप जापान आओ तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ विजिट करो। और एक अच्छी बात क्या लगी मुझे जापानियों की यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। उन्होंने जो हुआ उस मोन्यूमेंट को एकदम अच्छे तरीके से दिखा दिया है। और इवन आई थिंक, मैं सही हूँ या गलत मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इवन जब ओपनहाइमर मूवी रिलीज हुई थी तो जापानी लोगों ने कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किए थे। उनका बस ये था कि यार आप लोगों ने बस ओपनहाइमर मूवी का मेन बस, पर एक हिसाब से देखा जाए ओपनहाइमर मूवी वॉज नॉट अबाउट द एटॉमिक ब्लास्ट। वो ओपनहाइमर जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर थी कि भाई जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया तब उसकी लाइफ में क्या हुआ, और एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद फिर उसकी लाइफ में क्या हुआ। ये भाई साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं जापानीज में, लेकिन उन्होंने है ना पर्ल हार्बर का भी एक पोस्टर के ऊपर नाम लिखा हुआ है। पर्ल हार्बर आपको पता ही होगा, जापानीज ने जब अमेरिकन के ऊपर अटैक किया था, पूरा एक बहुत बड़ा एयरफोर्स का बेस होता था अमेरिकन का हवाई में, पर्ल हार्बर बोलते थे उसको। भाई उसके ऊपर जापानियों ने इतनी ज़्यादा बमबारी की थी, इतनी ज़्यादा बमबारी की थी कि पूरे उस हार्बर को ही तहस नहस कर दिया था। और उसी के बाद ही यूएसए ने फॉर्मली अनाउंस किया था कि भाई हाँ, हम वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं। उससे पहले यूएस था, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं था, वो वेपन सप्लाई कर रहा था और बाकी चीज़ें कर रहा था। तो उन भाई साहब कुछ बोल रहे थे जापानीज़ में। यार सारी बातें एक तरफ, लेकिन सच में इस आर्किटेक्ट और उस टाइम की इंजीनियरिंग की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो बॉम्ब का हाइपो सेंटर यहाँ से सिर्फ उधर, वो जो आपको ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, इनके जस्ट पीछे 160 मीटर इन्होंने बता रखा है, लेकिन 160 मीटर भी नहीं है। और इतनी पास होने के बावजूद भी भाई ये बिल्डिंग इतनी बच गई, मेरे को उसमें अचंभा हो रहा है। और टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताए थे उस टाइम पे 3 से 4 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गए थे, और इस एरिया में तो कन्फर्म उतना ही रहा होगा। तो भाई जो भी उस टाइम पे चेक आर्किटेक्ट था, ही डिड अ गुड जॉब। मतलब कि उसकी बिल्डिंग एक न्यूक्लियर ब्लास्ट को स्टैंड कर गई, तो इससे अच्छा डिज़ाइन क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अगर वो आर्किटेक्ट इस टाइम तक ज़िंदा रहे होंगे तो बाद में उनको काफ़ी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट मिले होंगे, क्योंकि एक काइंड ऑफ सिंबल बन गया है हिरोशिमा का, और सिंबल बन गया है टू स्टैंड अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स।
यहाँ पे ना अभी एक म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं, हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम, और इसके अंदर है ना 200 येन की टिकट लगती है, 117 येन की, और टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी, यहाँ पे आप बुक नहीं कर सकते, तो क्लूक के थ्रू आप ये टिकट बुक कर सकती है। देखिए मेरी एंट्री अब हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा दिखा रखा है भाई हिरोशिमा कैसा दिखता था बिफोर द बॉम्बिंग्स। ऐसा नहीं है कि भाई जापानी अभी अच्छे हुए हैं। अब आप सोच के देखिए यार, अगर कोई इतनी बड़ी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर रही है तो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग तो थे ही, तो कमज़ोर नहीं था जापान। इवन तो लगता है कि जापान छोटी कंट्री है, लेकिन जापानियों ने सबकी नाक में दम कर रखा था उस टाइम पे, तो जापान वाज अ वेरी पावरफुल कंट्री। और यहाँ पे पूरा टाइम देखिए 1945 6 अगस्त 8:15 बजे। ये होने के बाद ऐसा हो गया था हिरोशिमा। भाई साहब इस पूरे एरिया में ही ना आपको अलग अलग मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। एक पूरा म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर तो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें थी मैं वीडियो के ऊपर दिखा भी नहीं सकता। मैंने यार उस टाइम वीडियो बनाना सही नहीं समझा, वो अजीब सा लग रहा था मुझे, मैंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया। फोटोज आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगी, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रखी थी। कुछ तो ऐसी कि जो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता, कुछ का मैं आपको वर्णन दे देता हूँ कि जो उस टाइम पे आसपास के घरों में कांच वाँच रखे हुए थे, मेटल रखे हुए थे, वो किस तरीके से पिघल के वो सारी चीज़ें हो गई थी, वो सारे के सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा रखी हैं। किस तरीके से एक बंदा बैठा हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं बैठा हुआ था, वो जहाँ पे बैठा हुआ था वो बंदा पूरे तरीके से भस्म हो गया था बिकॉज ऑफ द हीट एंड स्टफ। तो उसके कारण जहाँ पे बैठा हुआ था ना वहाँ पे एक परछाई सी रह गई है। तो वो भी बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पे आओगे मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हो तो जापान में आते हो तो एक बार यहाँ पे आना चाहिए कि भाई न्यूक्लियर वेपन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उस टाइम हुआ होगा, और जो यहाँ पे लोग रहते होंगे उनके ऊपर क्या क्या बीती है। यहाँ पे पूरे अलग अलग चीज़ें हैं। एक यहाँ पे सबसे अच्छा ये वाला लगा, पिटीशन फॉर्म जॉइन द ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एज सून एज पॉसिबल 2000। ये पिटीशन है कि जिसमें आप भाई अपना नाम वाम लिख के इसको रख सकते हो। न्यूक्लियर पॉलिट्रिफिकेशन, अभी एक पॉलिसी चल रही है ना अलग अलग कंट्रीज की, वो चाहते हैं कि भाई जो भी हैं सब लोग न्यूक्लियर वेपन नई ना बनाए और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको ख़त्म कर दें। इवन अमेरिका और रशिया के बीच में भी एक न्यूक्लियर पॉलिट्रिफिकेशन, आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप इसे करेक्ट कर देना, एक पैक्ट भी साइन हुए थे बिटवीन अमेरिका के वो राष्ट्रपति कौन से थे यार, नाम भूल गया, हाँ बराक ओबामा विद दिमित्री मेदवेदेव द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। फिर अभी रिसेंटली G7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आए थे हिरोशिमा में 2023 में, उन्होंने एक चेयर पे बैठ के अलग अलग साइन किए थे कि भाई किस तरीके से हम न्यूक्लियर को कम कर सकते हैं। इवन हिस्टेरिकली स्पीकिंग जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं बाइडन, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हम यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो न्यूक्लियर वेपन है वो कम हो जाए, यानी ऑलमोस्ट विलुप्त कर दें हम। और दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स यूएसए के पास ही हैं, और मुझे लगता नहीं है कि यूएसए उनको कम करने वाला है। हाँ, कम तो रशिया भी नहीं करेगा, रशिया भी कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है।
लेकिन ज़्यादा सेन बनने की कोशिश यूएसए करता है एज़ कम्पेयर टू रशिया। वैसे भाई वो वाला जो पुल दिख रहा है आपको, उधर वाला जो पुल दिख रहा है, ब्लास्ट होने के बाद भी ये जो पुल थे ऑलमोस्ट बच गए थे, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी 2-3 सालों तक जब इनको रिपेयर नहीं किया गया था तो इनके ऊपर से ना गाड़ी वाड़ी जाती थी। और ये जो ट्रैम की लाइन है ये 1945 में भी एग्जिस्ट करती थी, जो मैं ट्रैम पकड़ के आया था ना यहाँ तक वो। और अब मुझे यहाँ से हिरोशिमा का जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन है। मुझे लगता नहीं कि मैं वो वाली ट्रेन पकड़ पाऊंगा, तो मैं ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहता, थोड़ी देर और बैठ जाऊँगा यार। इन जगहों पर बार बार नहीं आया जाता। ये वापस से मैं उसी डोम के पास पहुँच गया। बहुत ज़्यादा चल लिया है आज में, पैरों में दर्द होने लग गया है मेरे। ये पुरानी वाली ट्रैम रेलवे स्टेशन नहीं जा रही है इतनी। तो ये जो ट्रैम लाइन है ना ये 1945 में भी एग्जिस्ट करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर आप जापान की बिल्डिंग्स को देखोगे जस्ट बिफोर द न्यूक्लियर अटैक, तो आपको देखने को मिलेगा भाई उस टाइम पे जापान की इकोनॉमी भी अच्छी थी, मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा थी। आप यूँ देख लीजिए सिंगल हैंडेडली भाई जापान ने ईस्ट फ्रंट संभाला हुआ था इस वॉर का। गेनबाकू डोम आए, एटॉमिक बॉम्ब डोम। गेनबाकू मतलब शायद काश अब की बार ये ऐसी पुराने वाली आ जाए, नए वाली नहीं चाहिए यार। और हाँ एक चीज़ और, हिरोशिमा के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना वो छोटा था, जो सबसे बड़े वाला था, दो नाम थे ना, लिटिल बॉय और फैट बॉय। जो फैट बॉय ब्लास्ट हुआ था वो था नागासाकी में, और आई थिंक वो 2-3 गुना बड़ा था हिरोशिमा वाले से। और वहाँ पे एक दो चीज़ और दिखा रखी थी कि यूएसए ने ना जो ट्रिनिटी टेस्ट था, ट्रिनिटी टेस्ट के बाद जापान में भी छोटी छोटी जगहों पर टेस्ट हुए थे बॉम्ब ब्लास्ट के, कि भाई किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। और शहर के सिलेक्शन में भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन हुआ था। पहले तो प्लान था कि जो क्योटो है उसके ऊपर बॉम्ब गिराने का, लेकिन क्योटो के लिए आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी ना यार, वो देखना है ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। हिरोशिमा स्टेशन नंबर 2 आएगी, एकदम है ना सोवियत वाली फीलिंग आ रही है। ये आगे बैठ रहे हैं हम अपनी, और यही जाएगी रेलवे स्टेशन की तरफ, हिरोशिमा स्टेशन। भीड़ इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है यार। अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि पेमेंट है ना आप जब एग्जिट करते हो तब होती है। इन भाई सबको पैसे देने हैं। हाँ ओके अरिगातो। ये भाई 10 येन, यूँ मान लीजिए अपने 6 रुपये का सिक्का होगा ये अपने इंडिया के इक्विवेलेंट में। ये भाई अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे अपना बैगेज निकालना पड़ेगा। अरिगातो, बाय बाय। टिकट भी चेंज करवानी है, 7 बजे की टिकट थी, 7 ऑलरेडी बज चुके हैं बैग लेने में। पहले अब खाना भी खाना, भूख भी लगी हुई है, तो खाना खा के फिर ऊपर जाके टिकट विकेट चेंज कराऊंगा। जो चेंज है ना भाई मैं बाद में कराऊंगा। अब तो यहाँ पे अब मैं रामेन खाने वाला हूँ। रामेन के बीच में भी ना डिबेट होता रहता है, जापानीज बोलते हैं हमारी है और जो कोरियन बोलते हैं वो हमारी है। अब ऑफिशियली है किसकी, ये एक वो है कि थिंग ऑफ डिबेट। ये था भाई हिरोशिमा, द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पर पहला एटॉमिक बॉम्ब। It's you also put vegetable in that or no?
No, no, no. You put vegetable inside? Inside, Yes, little bit, yes. this? No. Can you show me? Inside menu. Oh yeah, vegetables. Oh, yeah, okay, okay. Okay. Arigato. ये मैंने कोरियन जूस भी ऑर्डर किया था। चाइना के अंदर आप देखोगे ना तो वहाँ पे गर्म का कल्चर ज़्यादा है, कोरिया में आप देखोगे वहाँ पे ठंडे का कल्चर ज़्यादा है, और सेम जापान के साथ है। जापानीज़ ज़्यादातर ठंडा पानी पीते हैं, कोरियन भी ज़्यादातर ठंडा पानी पीते हैं, कोरियन तो इवन भाई ठंडे नूडल्स भी खाते हैं। तो ईस्ट एशिया में चाइना एक थोड़ा अलग हो जाता है। चाइना क्या है कि चीनी बंदों को गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं, वो गर्म पानी हर टाइम पीते रहेंगे, गर्म चाय चाहिए उनको। चाइना तो भाई इस लेवल पे है कि वहाँ पे आपको बियर भी ज़्यादातर ठंडी नहीं मिलेंगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बियर पी रहे होते हैं। मैं यार ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम टाइप चीज़ें हो गई। अभी बस खाना आने वाला है। अगर मान लो टिकट वो बुक नहीं भी हुई ना तो भी कोई पंगा नहीं है, मैं अनरिजर्व कोच में चला जाऊँगा। बस वो रिजर्व करवाने से क्या हो जाता है कि आपके पास एक सीट हो जाती है परमानेंट कि भाई वो आपकी ही है। अरिगातो गोजाइमासु। एप्रोन? ओके। अरिगातो। भाई इतनी छोटी सी इसके लिए भी एप्रोन दे रहे हैं जापानी लोग। अब देखो यार आ ही जाएंगे भाई। 10-20 रुपये का तो एप्रोन आता होगा, नहीं 10-20 का तो नहीं। ये बन गया है भाई मेरा एप्रोन, और ये आ गए हैं मेरे स्पाइसी पोर्क नूडल्स, स्पाइसी पोर्क रामेन। बोन अपीतित। अब मैं आपसे खाना खा के फिर बात करूँगा। ये है 550 रुपये का। भाई अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, जो टिकट है उसको एक बार थोड़ा मॉडिफाई करवा के देखते हैं, अगर हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर भाई जो है जैसा है क्या ही कर सकते हैं। हाँ तो भाई जो पुराने वाली टिकट थी वो कैंसिल करवा दी हैं। यही फ़ायदा है JR पास के साथ। टिकटों के साथ कैसी खेलो, ट्रेन मिस कर दो, जा रही है आ रही है, कोई पंगा नहीं है, बैंस की हर जगह बैठ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। अगले ये देखिए मेरे को है ना पूरा शेड्यूल सा दे दिया है। तो डायरेक्ट हिरोशिमा से नागासाकी की कोई ट्रेन नहीं है, मुझे है ना रैंडम जगह से ट्रेन पकड़ के जानी पड़ेगी। यहाँ से हिरोशिमा से 81 मिनट की ट्रेन है शिनताशु की। शिनताशु से फिर 14 मिनट बाद मेरी अगली ट्रेन है, फिर वहाँ से फिर एक और ट्रेन पकड़ के फिर मेरी अगली ट्रेन है। रात के 10:30 बजे मैं नागासाकी पहुँचूँगा। भाई गलती से है ना मैं लोकल ट्रेन वाले काउंटर की तरफ चला गया था। यहाँ से शिनकानसेन पकड़नी है। ये दिन की मेरे पास दूसरी बुलेट ट्रेन होने वाली है। सोऊंगा मैं भाई इसके अंदर 81 मिनट चुपचाप। आइल सीट मिली है मुझे, विंडो सीट भी नहीं है इसके लिए तो मेरे पास। भाई ट्रैक नंबर 11 पे जाके ट्रेन पकड़नी है, अभी है टाइम। अरे भाई एस्केलेटर नहीं है, ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। फाइव 569 इधर आने वाली है। यहाँ पे जो कार्ड नंबर अनून के भी नाम लिखे हुए हैं, तो मेरा है 6 नंबर, तो ये है यहाँ पर होएगा 6 नंबर। हाँ 6 नंबर। अरे सर मेरी है 8B। ご車番号、座席番号、確かめの上おかけください。さくら569号、鹿児島中発車いたします。है ये छोटी छोटी प्यारी सी, ये वाली भी, ये वाली ज़्यादा नहीं लग रही है मेरे को बाकी शिनकानसेन से। जहाँ पे मेरा हॉस्टल है वहाँ तक जाने के लिए मुझे एक और ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ऑलरेडी यार 11:15 हो चुके हैं और अगली जो ट्रेन आधे घंटे बाद आएगी, फिर मुझे आधा घंटा और पैदल चलना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं टैक्सी ले लेता हूँ। जापान के अंदर टैक्सी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई। अब देखते हैं, 5 किलोमीटर के लिए देख लेना यार, कम से कम भी 1000 रुपये लग जाएंगे मेरे। going here 3000 弱
हाँ 3000 3000 3000 okay 3000 नो 3000 ओके 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 भाई 1500 रुपये नहीं दिए जाएंगे, मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा। बाप रे बाप भैंस की ओ भाई साहब नहीं होते यार, इससे अच्छा मैं 5 किलोमीटर पैदल चल लूँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं अब आपको सीन बताता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा बाहर तो 5 किलोमीटर हो जाए यहाँ से, टोटल मेरा बिल आता कितने का 3,400 उसका येन का 3,400 रुपये ना, येन एग्जैक्टली होते हैं 2,000 रुपीज़ हैं। मतलब कि ये ट्रेन मेरे को फ्री में वहाँ पे छोड़ देगी, सिर्फ आधे घंटे मुझे वेट करना है और 15 मिनट मुझे पैदल चलना है। 45 मिनट का सीन है, टैक्सी ये लगाती कम से कम 10 मिनट, तो ले देखिए मैं 40 मिनट बचाने के लिए 2,000 रुपये नहीं वेस्ट कर सकता। अभी भाई यहाँ से नागासाकी जाने वाली ट्रेन आ रही है, लेकिन जिसमें मुझे जाना है ना वो नहीं आ रही। इससे ऊपर जाती है शिनकानसेन, ये जो ब्रिज बने हुए हैं ऊपर शिनकानसेन और नीचे ये लोकल ट्रेन, और ऐसी ट्रेन के अंदर मुझे जाना है। आई थिंक ये सिंगल लेन है क्योंकि मुझे जाना है उस साइड। भाई ट्रेन के सिग्नल तो ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब ट्रेन आने वाली है। और उधर लाइट भी दिखने लग गई है, तो सही है भाई। आधा घंटा ही वेट करना पड़ा, लास्ट ट्रेन है वैसे ये, इसके बाद आज की कोई भी ट्रेन नहीं है। ये वैसे आपको पता है ना, ये जो येलो लाइन वाला सिस्टम है, ये टाइल्स, ये सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद अब ये हर दुनिया में हर जगह फैल गई हैं। जहाँ पे अभी आप जाओगे इसी टाइप की टाइल्स मिलेंगे आपको, इसी लाइन के पीछे खड़ा होना पड़ता है आपको। बैठ गया भाई स्टेशन ट्रेन के अंदर। ये लास्ट ट्रेन, ये यहाँ से हाइक की जा रही है, हाइक की। भाई एक बूढ़े अंकल जी मिले, उनके साथ पैदल पैदल चल के अब जा रहा हूँ। मस्ती गाँव है भाई ये, अंधेरा हो चुका है, मौसम अच्छा है, ये बात माननी पड़ेगी। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी रात को ऐसे चलना सेफ तो है ना? अंकल जी हंसने लगे, बोलता भाई जापान है ये। मैं ऐसा कुछ बोला नहीं, अंकल जी के एक्सप्रेशन ऐसे थे। तो कुत्ते वुत्ते तो यहाँ पे है नहीं भाई ऐसे, मुझे कुत्तों का ही डर लगता है। आवारा कुत्ते नहीं है, आवारा लोग नहीं है ऐसे, और क्या चाहिए आपको लाइफ में। मतलब अभी मैंने 2 लड़कियों को और देखा, वो भी ऐसे अकेले जा रही थी ऐसी गलियों में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं पहले क्यों नहीं आया। मौसम भी अच्छा है, रात के 11:30 हुए हैं, तो नॉट बैड। बस पंगा तो क्या है, ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मैं जो हॉस्टल वाले बंदे हैं उन्होंने हॉस्टल बंद ना कर दिया हो, वो खोल दे बस मेरे लिए। वो बोले कहाँ से चिंदी इंडियन आ रहा है। भाई 2-2 हज़ार रुपये टैक्सी में नहीं दिए जाते यार, समझो आप मेरी मजबूरियाँ। ये खुला है बंद है? चर्च लग रहा है ये, या चर्च के नीचे कोई रेस्टोरेंट। वो ये हॉस्टल ये रहा जो सामने दिख रहा है ना, उसी के सामने फैमिली मार्ट है, तो आई थिंक ओपन ही होगा। बुकिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है ऑनलाइन, तो आई थिंक अब उनकी मजबूरी हो जाएगी वो करना। ये रहा भाई गेस्ट हाउस BFH, वो रहा फैमिली मार्ट, अगर कुछ खाना हो तो। मैं पहुंच तो गया हूँ यार, अब क्या करूँ, बंदे ही नहीं है यहाँ पे कोई, और ना इस होटल की तरफ से मुझे कुछ रिप्लाई आया। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्या करूँ। ये साथ में कुत्ता भी है, इनका कुत्ता भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, इसको भौंकना भी ढंग से नहीं आ रहा है, हल्का हल्का भौंक रहा है ये। भाई जिस चीज़ का डर था साला वही हो रहा है, क्या नाम है, होटल वाला बहुत देर से अब खोल ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं यार। आप मैं एक बार इस फैमिली मार्ट में जाके इनसे बात करके आता हूँ कि यार क्या सीन है। वो बंदा होता ही नहीं है क्या, अगर नहीं हुआ तब सोने की जगह तो है ही नहीं आसपास, एक यही होटल है। तगड़ा सीन हो गया है। और मेरे पास है ना अभी कॉलिंग वाले बचे भी नहीं हुए थे, कॉलिंग वाली मिनट्स ख़त्म हो गई थी, और मेरा वो रिचार्ज भी नहीं हो रहा है। तगड़ा सीन हो गया है भाई। इससे अच्छा मैं नागासाकी में चला जाता है यार, क्या गांव में रुकने का सीन कर रहा था मैं भी। भाई वो बंदे तो उधर खोल वोल नहीं रहे, अब उसको छोड़ के मैं यहाँ पे एक दूसरा होटल पास में है, booking.com, वीगो किसी पे नहीं मिल रहा कोई भी होटल। पास में एक मिला है मुझे, होटल AJ, इसमें जाके देखता हूँ। आई होप इसके दरवाजे खुले हों, वरना अगर ये भी बंद मिला ना तो भाई मेरी तो हालत ख़राब हो जानी है, रात को पता नहीं कहाँ काटूँगा।
what's the name? Hotel BFH. そこですね。 Hello, call. Checkout time? 10 o'clock. Can you, what, 11? Can you 11? Okay. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, और फिर से इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो ये देखिए भाई, कल रात को इस होटल में रुका था मैं, AZ कैफ़े, और जो कल मैंने बुकिंग की थी वो अगोडा से की थी, और उनको भाई बोल रहा भाई यार मेरे पैसे तो रिफंड कर दो, वरना ये स्टे मेरे 5-6 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। पर उनसे बात चल रही है, आई थिंक वो कर देंगे रिफंड। और सामने जो आपको दिख रहे हैं ना वो ब्रिज, ये सभी के सारे ब्रिज बुलेट ट्रेन के हैं, यानी शिनकानसेन के। तो बस भाई अब यहाँ से मैं जो नागासाकी उसकी तरफ निकल रहा हूँ। रात को यार 2 बजे के आसपास पहुँचा हूँ मैं इस होटल के अंदर। वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे मैंने वेट किया, इधर उधर। सामने जो फैमिली मार्ट है उस पे जाके बंदों से बात की, सब कुछ कर लिया था। फाइनली मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा था इधर आने के अलावा। तो बस अब यही है, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।